नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में देश भर से हजारों श्रद्धालु मथुरा आए और ब्रह्म मुहूर्त से ही यमुना स्नान शुरू हो गया। यहाँ यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं जैसे भाई बहनों ने एक साथ यमुना स्नान किया। बता दें कि भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भाई दूज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में इसे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक मान्यता है। यहाँ इस दिन यम की फांस से मुक्ति की कामना लेकर भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। यम द्वितीया पर यमुना घाटों पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विश्राम घाट तथा उसके आसपास के सभी घाटों पर बल्लियां बांध दी गई है, तो वहीं गोताखोरों की तैनाती भी की गई है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में देर रात के अंधेरे में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को पुलिस की गोलियां लगी हैं। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों की पहचान मोहम्मद शोएब और मोहम्मद भूरा के रूप में हुई है। दोनों शातिर गौकश हैं। शोएब पर 2 और भूरा पर चोरी के 6 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इनके 2 और साथी यामीन और आसिफ भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यामीन पर कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी बदमाश मेरठ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक जिंदा गौवंश, पशु काटने के औजार, 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने मुठभेड़ स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने जुर्म स्वीकार कर कबूल कर लिया है। गोवर्धन पूजन के दिन गौकशी करने वाले शातिर घायल मुजफ्फरनगर में गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल हो गए थे। आज शाम थाना कोतवाली नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछोली ग्राम का जंगल है, यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रीजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से ही आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य 2 बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है, जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है। उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये 2 घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, ये चारों अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं। इसमें से 2 लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक सरदना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक रुआसा दोराला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से गोकसी करने के उपकरण, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किए वो तमंचे और कारतूस, खोखे, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक ब्रीजा गाड़ी थी जिसमें ये गोकसी करने के बाद जो गाय का जो मांस होता है उसको ये यहाँ से तस्करी करके ले जाते हैं। अभी ये इसमें आगे जो अन्य चेन है कि ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके संबंध में डिटेल में हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे और इस पूरी विवेचना के दौरान जो बाकी अन्य अभियुक्त जो इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहां गाजियाबाद कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस ने कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया था। इसी को लेकर कायमगंज फतेहगढ़ के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह बोले, गैर जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी की वजह से घटना हुई। पुलिसकर्मियों और गैर जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं गाजियाबाद की गैर जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध पहले ही अवमानना का नोटिस जारी हो चुका है।
अधिवक्ताओं ने जमकर इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा और नारेबाजी भी की। पुलिस कर्मियों और न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। गाजियाबाद में जिस तरह से गलत तरीके से, प्रथम तो बता दें कि हम लोग एक न्याय व्यवस्था के आवश्यक अंग है और न्याय व्यवस्था के आवश्यक होने के नाते हमें अपनी बात कहने का भी हक है, हमें अपने मौके के लिए जोर ताकत लगाकर बात करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से अपनी बात कहने पर मात्र एक, मैं तो कहूँगा गैर जिम्मेदार उस जगह पर बैठा हुआ था, उसकी वजह से वो हालात बने, फिर लाठीचार्ज किया गया। कोर्ट प्रीमिसेस में भी अगर होता तो कोई बात नहीं थी। कोर्ट रूम के अंदर 4 वकील नहीं होंगे, 25 पुलिस वाले लाठियां बांध रहे थे। क्या लोकतंत्र है ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब परमिसिबल है? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घोर निंदनीय प्रति नहीं हो सकता। तत्काल हमारी प्रशासन की मांग है कि ऐसे जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब अभी हम जिला जज से भी बात करेंगे कि हमारा मुख्य न्यायाधीश महोदय को हमारा ज्ञापन पहुंचा दें। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है ऐसे गैर जिम्मेदार न्याय अधिकारी को कुछ देने का अधिकार नहीं है, तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ दंडनीय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। और ये भी बता दें उस गैर जिम्मेदार अधिकारी के पहले भी न्यायालय की अवमानना का केस चल रहा है, उच्च न्यायालय में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को हटना चाहिए, तत्काल, ट्रांसफर नहीं बर्खास्त। और जो घायल हुए हैं वकील लोग, उनका उपचार और उपचार के बाद उनको आर्थिक सहायता दी जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अधिवक्ता संरक्षण कानून तुरंत लागू किया जाए। संरक्षण कानून जो बहुत समय से पेंडिंग है, कई प्रदेशों में लागू हो चुका है। अब बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि जहां पूर्व फौजी के चौकी के अंदर पिटाई का मामला तूल पकड़ रहा है। गौरतलब है कि फौजी की पिटाई के मामले में संगठन के रिटायर्ड फौजी व अन्य लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय में फौजी के पिटाई की कड़ी निंदा करते हुए चौकी इंचार्ज पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बयान देकर कहा कि पूर्व फौजी असलहों से लैस होकर पुलिस बल पर हमलावर हुआ था, जिस पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए फौजी व अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और डलमऊ थाना क्षेत्र के घुरवाड़ा चौकी का मामला यह बताया जा रहा है। हमारा एक फौजी है इंदर सिंह डलमऊ, उसके साथ वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है हिमांशु मलिक, जिसने एक वर्दीधारी को एक वर्दी पहने हुए व्यक्ति ने जिस तरह से ट्रीट किया है, बड़ा ही निंदनीय और चिंताजनक है। और इससे वर्दीधारी की वैल्यू डाउन होती है, वो चाहे खाकी हो या हरी हो या काली हो। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं खास करके पूर्व सैनिकों के साथ, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। इस पे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री प्रदेश के या प्रशांत कुमार जी जो डीजीपी साहब हैं, इनको थोड़ा सा अपनी पुलिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि एक वर्दीधारी के साथ कम से कम इस तरह का ट्रीटमेंट ना किया जाए। जब उसके साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है तो आम नागरिक के साथ किस तरह से ट्रीट किया हो जाता होगा या हो सकता है, इसको लेकर के हमें बड़ा चिंता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं सरकार से एवं पुलिस प्रशासन से कि वो अपने इस कार्यशैली में परिवर्तन लाएं और जो कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर के कदम से कदम चलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सौहार्द बना के रखना, दिवाली है, त्यौहार है, फलां है, क्या है, तो प्लीज़ ये लोग अपना ट्रीटमेंट ठीक करें। आम नागरिक तो हम लोग तो शांति से अपना मिलने के लिए आए थे, तो उसको मतलब बहुत मिलने से रोका है, शायद 5-7 लोगों को भेजा है। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो वहाँ का वो जो चौकी इंचार्ज है, कम से कम उसको जिला बदर किया जाए। जिला बदर या क्या होता है जो भी मुझे नहीं मालूम उनके विभाग में। हाँ जी, नहीं सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, कुछ न कुछ उसके साथ किया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि जो इस तरह का काम करेगा उसके साथ ऐसा होगा। तो जो आगे घटनाएं होंगी उसको रिपीट किया ना जाए। थाना क्षेत्र डलमऊ के घुरवाड़ा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई। इसमें से एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदर सिंह हैं जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए
और उनके पास हथियार थे, सरिया लाठी डंडे थे और आकर के दूसरे पक्षी सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिलक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिलक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अब बात करेंगे वृंदावन की। आपको बता दें कि यूपी के वृंदावन में 16 नवंबर को देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा दिल्ली में बुलाई जा रही तृतीय सनातन संत संसद में सनातन बोर्ड गठन सहित कई मांगों को उठाया जाएगा। इसके लिए वृंदावन में संत एवं कथाकारों की एक बैठक आयोजित की गई। वक्ताओं ने सनातन के पक्ष में सभी को एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के सापेक्ष सनातन बोर्ड गठित करने आवश्यकता बताई। सभा में संत संसद के लिए वृंदावन से संत समाज एवं हिंदू धर्मावलंबियों के शामिल होने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान बैठक में बोलते हुए सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकी नंदन जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो। यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ भी अपना समर्थन करते हैं। सारा वृंदावन का संत समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के संवेदना के साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ है। और बांग्लादेश की सरकार को ये कहते हैं कि आपको जितना अधिकार वहाँ के मुसलमानों को बचाने का है, उससे भी ज्यादा बड़ा अधिकार, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू, उनको हिंदुओं को भी बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें विशाल आंदोलन अपने हिंदुस्तान से करना पड़े। अगली खबर सीतापुर से है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में अधिवक्ताओं ने बड़ा आंदोलन किया है, जहां हाल ही में गाजियाबाद के जिला जज के द्वारा अधिवक्ताओं पर कराए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध एकजुट होते हुए अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र सीतापुर जिला अधिकारी को सौंपा। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि न्यायिक अधिकारियों की मनमानी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे माहौल में अगर वकील सड़क पर है तो कोई नई बात नहीं है। आज हमारे पीछे देश की 20 लाख जनता खड़ी, जिसके लिए हम न्यायालय में लड़ते हैं। आज उनकी आंखों में किरकिरी बने हुए हैं हम हैं, क्योंकि न्यायालय में कैमरे लगाए जाएं, ये हमारी मांग है। न्यायालय में बैठने के लिए वकीलों को सुविधाएं, चैम्बर दिए जाएं, तभी हम काम करेंगे, अन्यथा हमारी फाइलें भीग रही हैं, हम पेड़ के नीचे बैठ के वकालत नहीं कर पाएंगे। जजों, एक तरफ न्यायपालिका के अधिकारियों को तमाम सुविधाएं, नौकर चाकर चपरासी दिए जा रहे हैं, वहाँ हमारे बैठने की सही सुविधा नहीं है। हमसे काम की ज़्यादा अपेक्षा है, हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इन सब विषयों को लेकर आज पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। ये सरकार भी जान ले और भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी भी जान ले कि अब उनको अपने व्यवहार में सुधार करना ही होगा। घटना हुई है जिसमें जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने पुलिस वालों को बुला करके अधिवक्ताओं पे बर्बर लाठियाँ चार्ज करवाई। इसी संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पे हम लोग आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें तमाम मांगे हमारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है, वो मांगी गई हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबित है वो लागू किया जाए तत्काल, और घायल अधिवक्ताओं को तत्काल 2 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए। और जिला जज जो गाजियाबाद है उनका अगर बर्खास्त ना कर पाए तो उनको वहाँ से कतई हटा दिया जाए, दूसरे जनपद में भेजा जाए, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
अब बात करेंगे जालौन की। आपको बता दें कि यूपी के जालौन के आटा थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए एसओजी प्रभारी के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तार कर लिया। आटा थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह एवं एसओजी प्रभारी ने एक दिन पूर्व ओरई में पुलिस पर फायरिंग करने वाले को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। 1 नवंबर 2024 को दिन में लगभग 3:30 बजे पुलिस को कोतवाली उरई पुलिस को ये सूचना मिली, एक व्यक्ति बीरू अहिरवार जो थाना कोतवाली उरई का मजारिया एसटी सीटर है और जल्दी जेल से छूट कर आया है। ये पब्लिक में तमंचा लहरा रहा है, लोगों को आतंकित कर रहा है, कोई भी घटना कर सकता है। इस सूचना पर 2 आरक्षी जो कोबरा मोबाइल पर सवार थे, आलोक कुमार और सुरेश कुमार, उनको इसको पकड़ने के लिए भेजा गया। आरक्षियों ने पहुंचकर जब इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से इसने फायर किया था और दोबारा कट्टा लोड करते हुए पीछा करने पर ये वहां से भाग गया था। ये गंभीर घटना थी। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई थी, एक एसओजी की और 2 टीमें कोतवाली उरई की। ये लगातार इसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज शाम को अगली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में यातायात माह को चलाया जाता है, जिसके लिए अनेकों प्रकार के आम जनता को यातायात सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाता है। उसी क्रम में जनपद सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तथा पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के द्वारा कुछ अलग ही अंदाज में यातायात नियमों के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी प्रतिभाग किया। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवंबर माह में यातायात माह मनाया जाता है। उसी क्रम में आज जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक महोदय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ हम लोगों ने यातायात माह का शुभारंभ किया है और इस पूरे माह पुलिस विभाग भी, ट्रैफिक पुलिस भी और यातायात विभाग अभियान चलाएगा लोगों को जागरूक करने में। और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे पहले उनको जागरूक किया जाएगा, फिर उन पर चालान और विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुछ गाड़ियाँ जैसे हैं उन पर टैक्सी नंबर गाड़ियाँ मतलब सरकारी विभाग में अटैच हैं, वो वाइट प्लेट लगाकर चलती हैं। अच्छा, नहीं, इसका भी हम लोग संज्ञान लेंगे। यदि जो भी उनके नियम है यातायात विभाग के, उसका पालन कराया जाए। बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद में भाई दूज का पर्व कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया। शासन के आदेश के अनुसार जिला कारागार मुरादाबाद में भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने जिला कारागार में पहुंची। वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया कि आज लगभग 600 से अधिक बहनों ने अपने भाई से जिला कारागार के अंदर मुलाकात के दौरान तिलक लगाकर भाई दूज का पर्व मनाया और बताया कि हमारी तरफ से सभी बहनों के लिए बाहर खाने पीने एवं विशेष सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं कराई गई। बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए कारागार में आ रहे हैं। उनको किसी भी तरह की कारागार प्रशासन द्वारा कोई भी परेशानी न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और कोशिश यही की गई है कि जब तक बहनें आती रहेंगी उनकी मुलाकात जो है उनके भाइयों से कराई जाएगी, चाहे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। आज के दिन चूँकि रविवार का दिन है, हमारी मुलाकात बंद रहती है, लेकिन शासन द्वारा निर्देश दिया गया, उसी निर्देशानुसार जो है आज भाई दूज के दिन स्पेशल मुलाकात बहनों की उनके भाइयों से कराई जा रही है और उनकी व्यवस्थाएं, उनके बैठने की जगह, उनके खाने नाश्ते की, पानी की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए किया गया है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे उनकी बारी आएगी उनकी मुलाकात उनके भाइयों से करा दी जाएगी। सर, सुबह कब से मुलाकात शुरू हो गई है? सुबह 8 बजे से हमने मुलाकात चालू कर दिया है। अब तक करीब 600 से ज़्यादा जो है महिला बहनें मुलाकात कर चुकी हैं और ये संख्या निरंतर अभी बढ़ती जा रही है। जब तक कि बहनें आती रहेंगी ये मुलाकात चलती रहेगी। तो कैदियों के लिए आज कुछ अलग से खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं? जी, कैदियों के लिए तो त्यौहार को देखते हुए दिवाली की व्यवस्था की गई थी, उनको खीर पूड़ी खिलाई गई थी, दी गई थी। भाई दूज में चूँकि मैनुअल के अनुसार ऐसा कुछ स्पेशल भोजन का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आज का भोजन उनके लिए स्पेशल रूप से मैं जो है अपनी तरफ से बनवा रहा हूँ। अगली खबर फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि शमशाबाद ढाई घाट आश्रम से जंगली पेड़ ना हटाए गए तो संत महात्मा अन्न जल त्याग देंगे, ऐसा ही कहा जा रहा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई है। बता दें कि ढाई घाट आश्रम पर वन विभाग ने जंगली पेड़ लगाए। जंगली पेड़ लगाने के विरोध में संत महात्मा उतरे हैं।
आश्रम के निकट जंगली पेड़ लगा वन विभाग ने वृक्षारोपण किया था। वहीं संत महात्माओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। मामला तहसील दिवस कायमगंज की बताई जा रही है। वन विभाग ने क्या किया कि आश्रम में लगभग 2.5 बीघे में वहाँ पर जलेबी और लिप्टिस के वृक्ष लगा दिए। तो मैंने ये कहा कि महोदय, हम 11 दिन पहले ज्ञापन देके गए थे कि इसको हटवा दिया जाए, हम आम के पौधे वहाँ पर अपनी तरफ से लगवा देंगे अगर आप लोग नहीं दोगे। तो वो अभी तक हुआ नहीं, तो हम आज धरना पे आए हैं। तब तक ये महोदय मिल गए, तो इन्होंने, आपका क्या नाम है? आप आज संपूर्ण समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस, वहाँ आप एप्लीकेशन दें। अगर नहीं समाधान होता है तो आप अगली बार धरना पर बैठ सकते हैं। तो हमने जो है जाकर के अभी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को दे दिया है। उन्होंने कहा मौका पर जांच करवा करके और हटवाने का आश्वासन दिया। अगर नहीं होता है तो हम 15 तारीख को आकर के यहाँ पर धरना बैठ जाएंगे और जब तक नहीं हटेंगे ना अन्न खाएंगे ना पानी पिएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। बस मैं ये मानता हूँ जमीन वो सरकार की है, रहेगी सब दिन, हम क्या उसे ले लेंगे? अगर हम बिल्डिंग बना दें, इनके पास फोर्स है, पावर है, सब कुछ, चाहे बिल्डर चल जाएगा भैया, है जी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो वहाँ से पौधे हटा दें, हम आम के पौधे लगा दें। हम संत महात्मा उसमें अपने गेहूँ और सरसों कर लेते हैं ताकि हम लोगों को प्रसाद बनाने के लिए वो खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगली खबर हरदोई की है। आपको बता दें कि हरदोई में योगी सरकार के आदेशों की साफ धज्जियां उड़ती नजर आ रही है, जहां रेस्टोरेंट, मिठाई आदि की दुकानों पर साफ सफाई रखने के आदेशों का असर नहीं देखने को मिल रहा है। जिले की प्रसिद्ध और नामचीन दुकान स्वीट्स में ग्राहकों को फंगस लगी मिठाइयां व अन्य आइटम परोसी जा रही हैं। ग्राहक द्वारा लिए गए दही बड़े में फंगस लगा निकला, जिसके चलते ग्राहक और दुकान मालिक के बीच जमकर बहस हो गई। फिलहाल मामले में लगातार जिले के खाद्य विभाग से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती में एडीजी गोरखपुर जोन बस्ती पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही बस्ती जिले के अमहट घाट पर आगामी 7 और 8 नवंबर को छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। छठ पूजा के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 से शुरू होगा और 8 नवंबर को देर रात 12:34 से खत्म होगी। ऐसे में 7 नवंबर को शाम के समय अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को सुबह के समय अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा में कुआनो नदी के अमहट घाट पर हजारों की संख्या में महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। इसी क्रम में एडीजी गोरखपुर जोन ने बस्ती पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा में आईजी, एसपी और सभी सर्किल के सीओ मौजूद रहे। के संबंध में आज क्षेत्राधिकारियों से, अपर पुलिस अधीक्षक, एसपी साहब और आईजी साहब से यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ आने वाले 7/8 के दिन छठ पर्व के संबंध में भी तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाए जाएंगे। सर, इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी क्या चौकसी बढ़ाई जा रही है संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए आने वाले समय? इंडो नेपाल बॉर्डर में जॉइंट पेट्रोलिंग की व्यवस्था, ऑपरेशन कवच के तहत विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ अनवरत चली आ रही हैं और आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि वृद्ध ने तमंचे से खुद को गोली मार दी, जिसके चलते खून से लथपथ शव मकान में पड़ा मिला, जहां कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला जटवारा निवासी अशोक पालीवाल का परिवार मुरादाबाद में रह रहा है और वह कायमगंज में अकेले रहते थे। अशोक के घर अनिल खाना बनाने आता था। नौकर अशोक का कहना है कि वह रोज फोन किया करते थे। आज जब फोन नहीं आया था तो उसने खुद कॉल की, फोन उठा नहीं। जब नौकर ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिक अशोक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। नौकर अनिल ने घटना की सूचना मोहल्ले के लोगों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। इनके पास नौकरी करते, खाना ना बना देते हैं कभी। अशोक पालीवाल की? अशोक पालीवाल। तो आज तुम क्या यहीं रहते हो परमानेंट हो? खेती दरवाजे रहते हैं। अच्छा, यहाँ तुम कै बजे आए थे? यहाँ 7 बजे करीब लगभग आए थे। तब देख के हमने 4 बजे चलने जाते हैं, जो खुद फ़ोन करते थे आ जाओ चाय बनाओ है कि, तो हम जाते ना चाय पे आ जाएगी ये। तो आज इन्हें फ़ोन ही ना करो मेरे पास। तो 7 बजे हमें कॉल लगाते रहे, हमें चाचा तो देखो चाचा
हम बैठे थे बीड़ी पी रहे, फिर हम देखो कोई आ ही ना रहो, के बाहर भी लगे मतलब। तो मैं देखिए और से इधर उधर देख के कोई दिखाई नहीं पड़ा मुझे, हमने पता नहीं अभी तक टहल नहीं आए। तो हमने और पुलिस वाले ने पूछी, चाचा नहीं आए अभी तक, कहाँ गए? तो ये बोले आ रहे हो टहलते हैं डेली। तो पूछ के हमने देखा इधर हम यहाँ पे आए, तो मैंने देखा यहाँ तो हमारी ये तो खत्म हुए पड़े। तो हम उन्हें भैया उनके जानते हैं, उन्होंने अच्छा, दरवाजे तुम्हें बंद मिले या खुले मिले थे? खुले पड़े हुए और अच्छा हाँ, ऐसे बिल्कुल खुले पड़े थे। तो मैंने देख के भाई साहब जिन्हें जानते हैं उन्हें बताया मैंने, हम चाचा ऐसे बात है भैया पता ना क्या हो गया नहीं कैसे क्या हुए। तो इन लोग इनके दरवाजे खुले हुए, जो बोले कि 5 बजे से ही दरवाजे तो खुला हुआ पड़ा हुआ, बहुत पहले से पड़ा हुआ हुए थे। वैसे कभी आते नहीं वहाँ पे, खाना ना खाते पीते बस। क्या इन्हें कोई टेंशन वेंशन रहती थी क्या? टेंशन वो सब इन लोग बुला लेते थे, उधर बैठ के मैं तबीयत खराब है, फलाना ठिकाना टेंशन है बहुत, फलाना ठिकाना ऐसे करते रहते थे। ये नहीं पता हम तो अपने घर जाते हैं, खाना पीना खा कर देते हैं, घर चले जाते डेली। अपने घर से आते 7 बजे बुलाते हैं, 7 बजे आते हैं। मतलब लगभग कितने समय से आप काम कर रहे हैं इनके यहाँ? हमें का 3 महीना हुआ है। 3 महीने। अगर पत्नी और बच्चे अच्छे नहीं रहते? मतलब खेते करते थे, इन्हें जाके दिला मेरे खाना लेना था, उन्होंने सहारा दे दिया करो। तो मैं खाना पीना हम लोग बड़े बूढ़े बाप के सामान ऐसे लोग कबाए पैसे कोई दिक्कत। अच्छा, ये इनके पत्नी और बच्चे अच्छे यहाँ नहीं रहते थे? इनके पत्नी बच्चे आते जाते, लड़का आता जाता है यार, बहुत नहीं आती जाती है। वैसे अकेली थे? अकेले रहते हैं पर सब लोग आते जाते हैं, उनके घर पे बैठते उठते हैं, कुछ देर आते जाते हैं। मुझे नहीं पता भाई कितने करें। अब बात करेंगे बिजनौर की। आपको बता दें कि बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में अपने ही घर के कमरे में सोफे पर पड़ा मिला व्यक्ति का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम मिलक तखावली का है। आज दिनांक 3/11/2024 को सुबह लगभग 8:45 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिलक तखावली निवासी रविंद्र पुत्र जगपाल सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष अपने मकान में मृत अवस्था में मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव काफी डिकम्पोज्ड स्थिति में था, जिसे कब्जे में लेकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की। आपको बता दें कि थाना टुंडला के अंतर्गत ट्रकों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्त तालिब व जुबेर, साजिद चौहान व सबील को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान तालिब के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। मामले में फिलहाल कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना टुंडला अंतर्गत एक तेल चोरी की एक घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 596/24 पंजीकृत था। विवेचना के दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। जिसमें पूछताछ में इन लोगों ने जो चोरी का माल है वो नगला महादेव में एक खंडहर है, जहां इन्होंने चोरी का तेल का माल छुपाना बताया था। इसमें एक अभियुक्त है तालिब, पिता का नाम कल्लू, ये मेरठ का रहने वाला है। इसको जो चोरी का माल है उसको बरामद के लिए टुंडला पुलिस और एसओजी की टीम यहाँ ले आई थी। ये जहाँ भी ये चोरी का माल छुपाया था वहाँ इसने एक अवैध तमंचा भी छुपा रखा था 315 बोर का। उसने उस तमंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें इसको पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में इलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में वहाँ भेजा गया है, जहाँ इसका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसके पास से जो घटनास्थल से जो बरामदगी हुई है, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो चोरी का तेल जो बरामद करना था वो बरामद हुआ है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अगली खबर जनपद चित्रकूट से है। आपको बता दें कि चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप जैसी घटना का 1 सप्ताह होने जा रहा है, पर पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। घटना से परिवारजन बेहद दुखी व डरा हुआ सहमा हुआ है। क्षेत्रीय लोग भी पुलिस की इस नाकामी से बेहद नाराज हैं। पाठा क्षेत्र जंगलों में उबड़-खाबड़ रास्तों पर पगडंडियों से भरा हुआ है, जहां शिक्षा, चिकित्सा व राशन के लिए मात्र बरगढ़ बाजार है, जहां से 10 किलोमीटर चलकर गांव के दूर दराज क्षेत्र से नियमित सैकड़ों लड़कियां व औरतों का आवागमन बना रहता है। वहीं पर अचानक हुई इस घटना ने क्षेत्र के मानव समाज को झकझोर कर रख दिया। मामले में जल्द पुलिस ने कार्रवाई की मांग जारी है। अंदर एक बात ये है
कि ये पूर्व इंस्पेक्टर राकेश मौर्य और कार खास रमेश दीवान और एक दलाल हैं राहुल द्विवेदी, जो 3-4 दिन तक लगातार रहे मैं हूँ और अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक हमारी ही बिरादरी का है रमेश चंद्र सेन, वो कई साल से दलाली कर रहा है। यहाँ जो भी दलाली होती है दलाली के माध्यम से अपराध हो रहा है। तो इनका सर्विलांस में इनका मोबाइल लगवाया जाए और जांच करवाई जाए, अगर दोषी है तो इनको जेल भेजा जाए, मेरा ये कहना है। और क्या चीज़ अभी तक पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हैं? जांच तो हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या जांच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कल आए थे जो नए वाले इंस्पेक्टर आए हैं पंकज तिवारी, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पहले बता रहे हैं आपको, कुछ जानकारी दे रहे हैं किस कहाँ तक पहुँच पाए हैं? कुछ वही हर गांव से 2-2, 4-4 लोगों को बुला रहे हैं। तो जो लोग इतनी बड़ी वारदात करने के बाद कोई आदमी घर में तो बैठा नहीं रहेगा, भाग जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ होगा। जो बैठा है वो जांच के दायरे में कहाँ आ रहा है। और सरकार से कोई मांग है आपकी उच्च स्तरीय जांच की, CBCID जांच, कुछ और? नहीं, जांच तो हम चाहते हैं कि जांच उच्च स्तरीय जांच हो। हाँ, बड़ी जांच हो, बड़ी जांच से ही खुलासा होगा। और मुझे शंका है कि ये चारों लोगों का मोबाइल लग जाने के बाद राज यहीं रखा है थाने में, यहीं छिपा हुआ। अच्छा, आपकी बच्ची से बात हुई होगी, कुछ ऐसा कुछ है जो जानकारी वो दे रही हो? जानकारी वो केवल उसके चेहरे से उसे पहचानती है। 1-2 बार उसको बरगढ़ में देखा है, सुख चौराहा में। अच्छा, जो स्केच बना है उसको आप सही मानते हैं? नहीं, हम नहीं सही मानते। वो स्केच या तो ये बता नहीं पाई या तो वो बनाने वाला बना नहीं पाया, स्केच सही नहीं। और क्या मांग है आपकी? सुरक्षा है आपको मिल रही है? हाँ, सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन अब ये लड़की की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका सही ढंग से इलाज हो जाए और उसको एक कम से कम जीवन उपार्जन के लिए एक नौकरी। अब बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का रायबरेली 1 दिवसीय दौरा 5 नवंबर को होना है। जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। सुबह 11:30 बजे सांसद राहुल गांधी और सांसद अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। वहीं मौके पर जिले के MLC, विधायक, जिला पंचायत सदस्य समेत 38 जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह बचत भवन में बैठक कर रहे हैं, तैयारी का जायजा भी ले रहे हैं। देखिए, कल दिशा की बैठक निर्धारित की गई है और उसके अनुसार जो विगत दिशा की बैठक थी उसके संबंध में जो कार्यवृत्त है उसमें जो निर्देश मिले थे उनकी सभी की कार्यवृत्त के अनुसार जो है पुष्टि करवा ली गई है और साथ ही जो जिसमें कार्य नहीं हुए हैं उसके संबंध में निर्देशित भी कर दिया गया है। समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व जितने भी डायरेक्शन हैं उनको पूरा करा लिया जाएगा और नया जो अब आगे आने वाली हमारी दिशा की बैठक होने वाली उसके संबंध में सभी विभागों का संपूर्ण कार्य विवरण तैयार करके उसको अद्यतन करके उसकी सारी तैयारी करा ली गई। कितने बजे होगी, कौन-कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, दिशा की बैठक है, इसको यहाँ पर जो माननीय सांसद जी हैं उनके अध्यक्षता में किया जाएगा और सब कल 5 नवंबर को 11:30 बजे निर्धारित की गई। आज राहुल गांधी और रायबरेली के सांसद कल 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आ रहे हैं और आपको बता दें कि दिशा की बैठक जो कि 2 साल बाद रायबरेली जिले में होने जा रही है उसके लेकर केंद्रीय योजनाओं जो चल रही है रायबरेली उसको लेकर जायजा लेने आ रहे हैं। इसमें सारे जनप्रति रायबरेली के जो सारे जनप्रति हैं, मंत्री हैं, MLC हैं, वो मौजूद रहेंगे। आपको बता दें जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और SP यशवीर सिंह तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में 11:30 बजे राहुल गांधी आएंगे। उसके पहले वो रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर एक रायबरेली चौराहे का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ नगर पालिका अध्यक्ष और EO नगर पालिका साथ में रहेंगे मौजूद, DM हर्षिता माथुर और SP यशवीर सिंह जिले की सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि जो सड़क है और सुरक्षा व्यवस्था है सबकी राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, सुरक्षा का भी प्रोटोकॉल है, इसलिए बहुत फूक के कदम रखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि
कम से कम 36 जनप्रतिनिधियों का शामिल होना सुनिश्चित किया गया है। अभी तक सूत्रों के माने तो अमेठी सांसद केएल शर्मा भी रहेंगे मौजूद और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी रहेंगे मौजूद। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी के सिहावल का है खबर, जहां पर शिव मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने नशे की हालत में मंदिर की खिड़की तोड़कर मंदिर के अंदर घंटी में बंधे लाल कपड़े में नारियल में आग लगाते हुए शंख और मंदिर के अंदर रखी पुस्तकों को अस्त व्यस्त करते हुए शराब की बोतल भी वहां मंदिर के अंदर फेंक कर तोड़फोड़ की। शराब की बोतल भी मंदिर के अंदर फेंका। घटना पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं ग्रामीणों को घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम युवकों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के गया में 2 घरों का निशाना बनाकर चोरों ने 15 लाख से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के पंतनगर मोहल्ले में शनिवार की देर रात अज्ञात 6 की संख्या में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लगभग 15 लाख से अधिक की ज्यादा की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना डीएम कार्यालय के पूर्व स्टेटनों के घर पर भी चोरी की घटना हुई है, जहां से लगभग 5 से 6 लाख की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। हमारे घर में रात के समय खिड़की का ग्रिल कबाड़ करके सोए हुए थे और रात के अंधेरे में जो है खिड़की कबाड़ करके रूम में घुस करके और सारा सामान जो है चोरी हो गया। क्या क्या सामान मिलेगी? सामान तो पूरे बेटा और बहू का वो रूम था, जितना भी शादी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है दिसंबर 22 में। सारा सामान कपड़ा लगता है, जितना जेवर गहना सारा सामान तो 10 लाख से ऊपर का ही होगा। हाँ, हमारे पीछे में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि सबसे बड़ी लाल टिपरा गौशाला में आयोजित गोवर्धन महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, सांसद, प्रदेश मीडिया प्रभारी सहित कई पार्टी कार्यकर्ताओं सहित संत समाज की मौजूदगी में 108 टन गोबर से 11 फुट ऊंचे बनाए गए गोवर्धन महाराज व गौ माता का पूजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम गोवर्धन महोत्सव इस आदर्श गौशाला में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, उसमें मध्य प्रदेश की मुखिया ने आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के साथ में इस आदर्श गौशाला में की जो स्थापना में श्री कृष्णायन संतों की जो महती भूमिका है, उस महती भूमिका भी उल्लेख इस गौशाला के माध्यम से किया। और इस गोवर्धन के जो उत्सव पे जो यहाँ पे गोवर्धन योजना से गोबर गैस प्लांट बना है, उस प्लांट का भी उल्लेख किया कि यह गौशाला जो आदर्श ही नहीं, यह स्वावलंबन की ओर भी आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से इसके जो और भी आगे योजनाएं हैं, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट का हो, कोई भी हो, उसके लिए वह सदैव खड़े हैं। यह जो कार्यक्रम है, यह इसकी जो मूर्ति का निर्माण हुआ है वह मुरैना से करवाया गया है और इसके जो आज के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति के लिए लोग मथुरा से आए थे और भारत के अनेक वर्ष से जो भारत में जो ग्वालियर में रहते हैं वह त्यौहार में यहाँ वापस ग्वालियर आते हैं, तो अनेक प्रांतों से यहाँ पे लोग आए। के लाल टिपारा हमारी प्रदेश की नगर निगम के स्तर की सबसे बड़ी गौशाला है। इतने बड़ी गौशाला में शासन की व्यवस्था के साथ संत समाज ने जो प्रबंधन किए, मेरी अपनी ओर से बधाई। आज गोवर्धन पूजा के साथ हमारा 4 दिवसीय राज्योत्सव भी संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ हमने घर घर गोवंश बढ़े, दूध उत्पादन बढ़े, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ भी MOU किया है। लेकिन आज दीपावली के पावन अवसर पर गोवर्धन पूजा में पूरा प्रदेश एक साथ आनंद से सराबोर हुआ। खूब आनंद से भगवान के इस आयोजन के साथ साथ गोवंश के लगातार बढ़ाने का संकल्प लेने में सफल हुआ। मेरी अपनी ओर से बात करेंगे बिहार के गया की। आपको बता दें कि बिहार के गया में विश्व के कई देशों से आए विदेशी मेहमानों ने पूर्वजों का पिंडदान किया, जहां रूस से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बिहार के गया में विश्व के कई देशों से आए विदेशी मेहमानों ने धार्मिक नगरी गया से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पिंडदान कर्मकांड किया है। विशेष रूप से रूस से आए श्रद्धालुओं ने भारतीय परंपराओं का पालन करते हुए अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण किया है। ये 50-60 की संख्या में आए हैं लोग
अपने पितरों को पिंडदान के लिए मोक्ष की कामना के लिए गया हैं। हमने इनका सारा व्यवस्था किया, पिंडदान का, सुफल का, आशीर्वाद का। कौन कौन कंट्री से हैं? ये 10-15 कंट्री से हैं। कोई साउथ अफ्रीका से हैं, कोई न्यूजीलैंड से हैं, कोई रसिया से हैं, कोई जापान से हैं, कोई अमेरिका से है। इस तरीक़ा से लोग आए हैं। सारे हिंदू लोग हैं, सारे सनातनी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय लाल बिट्ठल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।